हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग आज से हमारे फोर्थ लेसन को पढ़ना शुरू करने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारा जो लेसन है, फोर्थ वाला जो लेसन है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, जहाँ पर आप लोगों को इनकम टैक्स से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी दी गई थी। इस साल जो हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट 2, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू जो टैक्स सिस्टम हमारे देश में अप्लाई होता है। जो टैक्स सिस्टम हमारे देश में अप्लाई होता है कौन सा है? वो जीएसटी। जीएसटी पता है ना सभी को? आप आए दिन रोज ही सुनते रहते होंगे कि किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा, या किसी को सर्विस का हम लोगों ने लाभ लिए तो जीएसटी लगा। तो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स सिस्टम हमारे देश में अप्लाई होता है, लगता है ये। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट में हम लोग सारा जीएसटी को स्टडी करेंगे। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग के सेकंड हाफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, कि हम लोगों ने शेयर मार्केट में जो होते हैं शेयर्स हम लोग खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हम लोग खरीद सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं। हमारे पैसों को हम लोग कैसे सिस्टमैटिकली लोगों तक यानी इन्वेस्ट कर सके, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसों का प्रॉफिट बना सके। उसके लिए हम लोगों को शेयर्स और क्या बोलेंगे उसको, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की एक आउटर इंफॉर्मेशन, एक बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आप लोगों को फाइनेंस का भी, मनी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड भी अच्छा नॉलेज रह सके। लेकिन इस लेसन का पहला जो पार्ट है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द जीएसटी, द टैक्स सिस्टम इन इंडिया। कि इंडिया में जो टैक्सेशन का सिस्टम है, टैक्स वसूलने का जो सिस्टम है, देखो टैक्स गवर्नमेंट क्यों वसूलती है बताओ? टैक्स गवर्नमेंट वसूलती इसलिए, अगर गवर्नमेंट के पास में टैक्स नहीं आएगा तो आपके घर के सामने की रोड है ना, वाटर सीवेज लाइंस कैसे बनेगी, जो नालियाँ वगैरह है वो कैसे बनेगी, स्ट्रीट लाइट्स कैसे लगेंगे, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसी बनेगी, गवर्नमेंट हॉस्टल्स कैसे बनेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे बनेंगे। सारी चीज़ें जो हो रही है वो किसके बदौलत हो रही है? जो हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स ही पे नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को हमारे देश में नहीं ला पाएंगे। अगर हमको बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको जो हथियार लग रहे हैं वो भी हमको कहीं से खरीदने पड़ रहे हैं या बड़े पैसों से बनाने पड़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ से जमा होगी? टैक्स से। तो अनडाउटेडली हर जगह पर टैक्स लगने ही वाला है, और टैक्स लगेगा तो हम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में टैक्स का सिस्टम कैसा है अभी। तो अगर मैं हमारे देश की बात करता हूँ तो हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ टैक्स है कि किस वे में टैक्स लिया जाएगा, वो सिस्टम ऑफ टैक्स है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब ये एक वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है, पूरे भारत में एक ही टैक्स सिस्टम अप्लाई होता है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप किसी भी जगह पे भारत देश में चले जाओ, हर जगह पर आपको एक प्रोडक्ट पे उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, जब से ये हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी के पहले क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। जीएसटी को दो हिस्सों में बांटा गया है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दो गवर्नमेंट्स को जाता है। एक जीएसटी है, मान के चलो 12% जीएसटी मैं एक प्रोडक्ट पे ले रहा हूँ, एक मेरा कोई तो भी प्रोडक्ट है उसमें मैं 12% जीएसटी ले रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट का जितना भी 12% होता होगा वो रहेगा उसका जीएसटी, वो उसको उतना जीएसटी भरना पड़ेगा। जैसा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का 12% यानी 12 रुपीज, तो वो जो प्रोडक्ट अगर मुझे खरीदना है तो मुझे 112 रुपीज देना पड़ेंगे, क्योंकि 12% उस पर जीएसटी है। 100 रुपीज का 12% यानी 12 रुपीज, तो 112 रुपए में उसको दूंगा। तो ये जो 12 रुपए मैंने जीएसटी भरा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो बांटा जाएगा दो जीएसटी में, एक रहेगा सीजीएसटी, दूसरा रहेगा एसजीएसटी।
एक रहेगा सीजीएसटी आधा आधा टुकड़ा, यानी जो 12% है उसका 6% जाएगा सीजीएसटी में, 6% जाएगा एसजीएसटी में, आधा आधा। जीएसटी इज अ सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी के दो इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी क्या है? ये है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये जो जितना भी परसेंट लगेगा, देखो 12% पूरा जीएसटी है तो 6% कौन रहेगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और 6% रहेगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी कॉस्ट है उसका जितना भी 6% होता होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाएगा और जितना भी एसजीएसटी निकलेगा 6% वो पे किया जाएगा किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। एक्चुअली में अपन लेते कोई भी प्रोडक्ट को अपन खरीदते उस समय अपन जीएसटी ही भरते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम अगर बेच रहे हैं तो कस्टमर से जीएसटी वसूलते हैं, बाद में उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, काय में? एक सीजीएसटी में, एक एसजीएसटी में। जो भी हमने टैक्स वसूले उसका आधा आधा, क्योंकि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाने होना और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी जाने होना। तो कैसे जाने होना? आधा स्टेट गवर्नमेंट को, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए जीएसटी बनाया दो पार्ट से, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, दोनों भी इक्वल है, दोनों का एडिशन यानी जीएसटी। अब जीएसटी को हमारे देश में अप्लाई हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। जीएसटी ये जो कानून है, टैक्सेशन सिस्टम का जो कानून है, ये अभी अभी हमारे देश में अप्लाई हुआ है, जो कि 1 जुलाई 2017 में अप्लाई किया गया था। उसके पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था ना, इतनी भयानक टैक्स चोरी उस दौरान होती थी। उसका कारण भी मैं आप लोगों को अभी समझा करके बताऊंगा। भरपूर टैक्स चोरी होती थी। यही कारण रहा हमारे देश में जीएसटी की जो प्लानिंग है, वो जो पूरा कानून है और उसके जो रूल्स है, उसको बनाने की लेकर की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी। 2017 में ये लागू हुआ, लेकिन ऐसा समझो 10-12 साल पहले से वो टैक्सेशन सिस्टम हमारे देश में लाने की तैयारियों में जुटे हुए थे, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं। लेकिन कुछ कारणों के कारण से ये अप्लाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब अप्लाई हो गया तो पूरे देश भर में हमारे एक ही टैक्स सिस्टम चालू हो गया और वो हो गया जीएसटी। अब वो 1 जुलाई 2017 को हम लोगों ने हमारे देश में नया टैक्सेशन सिस्टम ला लिए, जो कि था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब टैक्स का मतलब क्या है ये भी आप लोग समझ लो। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। हम लोग टैक्स वसूलना यानी क्या? टैक्स हम लोग परसेंटेज में वसूलते हैं। टैक्स हम लोग काय में लेते हैं? परसेंटेज में। और वो परसेंटेज काय पर निकाला जाता है? ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी हम लोग टैक्स जो लेते हैं वो परसेंटेज में लेते हैं। और परसेंटेज में किसका परसेंट? किसका परसेंट? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, या सर्विस भी देता है कोई कोई, है ना। जैसा अगर हम लोग कोई होटल में जाके खाना खा रहे हैं तो वहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं रहती, वहाँ हम लोग सर्विस का लाभ ले रहे होते हैं। क्या का लाभ ले रहे होते हैं? सर्विस का। तो कॉस्ट ऑफ द सर्विस भी हम लोग यहाँ लिख सकते थे। यानी क्या है, मैं क्या बोला हूँ, टैक्स हम लोग परसेंटेज में वसूलते हैं और परसेंटेज काय का? जो भी उस प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्ट रहेगा उसका। तो मैं बोलता हूँ एक 5% टैक्स ले रहा हूँ मैं 200 रुपए के प्रोडक्ट। I am taking 5% tax on product of ₹200। 200 रुपए के प्रोडक्ट पे 5% क्या ले रहा हूँ? टैक्स ले रहा हूँ। 200 रुपए के प्रोडक्ट में 5% का मैं ले रहा हूँ टैक्स, यानी 5% ऑफ 200 जितना भी होगा वो मेरा टैक्स रहेगा। 5% ऑफ 200 यानी 5% मल्टीप्लाई बाय 200। 5% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 200। 2 0 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10 रुपीज। यानी 200 रुपए के प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लेना है, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा लेना है। यानी मैं वो प्रोडक्ट खरीदते रहूंगा या मैं प्रोडक्ट बेचते रहूंगा तो उसकी कीमत जो हो जाएगी वो 210 रुपीज हो जाएंगी विथ टैक्स। आ रहा है ध्यान में टैक्स कैसे लगता है? जितना भी परसेंट टैक्स बोला उसके कॉस्ट का उतना परसेंट हम लोग निकाल लेंगे, उसके कॉस्ट का उतना परसेंट निकाल लेंगे। 10 रुपीज आया
तो 200 में 200 रुपीज में 10 रुपीज प्लस कर दो, 210 रुपीज उसका टोटल कॉस्ट विथ टैक्स रहेगा। ठीक है, अब मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो जीएसटी लागू हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। जीएसटी is broken into two parts, CGST and SGST, Central Goods and Service Tax and State Goods and Service Tax, CGST, SGST, and both of them are equal. अगर 5% टैक्स लग रहा है, जीएसटी पूरा 5% है, तो 2.5% CGST, 2.5% SGST। अगर मान के चलो 18% टैक्स है तो 9% CGST, 9% SGST, आधा आधा हो जाता है। आ रहा ध्यान में? अब इधर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर में ध्यान देना। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जीएसटी हमारे देश में लगाना क्यों जरूरी हो गया था? पहले के टाइम पर क्या था, 1 जुलाई 2017 के पहले से जो हमारे देश में टैक्सेशन सिस्टम था वो पूरा मिक्सअप वाला सिस्टम था। जैसा एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे 10-12 प्रकार के, या एक सर्विस पे 10-12 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस लगा देते थे गवर्नमेंट, अलग अलग टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशन ड्यूटी, अलग अलग प्रकार के टैक्स एक प्रोडक्ट पे लग जाते थे। यानी एक प्रोडक्ट है, मान के चलो मैं एक सर्विस बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग कोई एक अच्छे से लग्जरियस होटल में गए खाना खाने के लिए, अच्छे होटल में गए। अब वो होटल वाला हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को? सर्विस। तो हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया, फूड की कॉस्ट है कुछ रुपीस। अब हम लोग क्या है, अच्छे होटल में गए हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग प्रकार की। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे जो हॉल में बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं उस होटल में, तो वहाँ पर है एसी चालू, प्रॉपरली लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, बड़ा सा स्क्रीन पे कोई मूवी या क्रिकेट मैच दिखा रहा वो। ठीक है, क्रिकेट मैच दिखा रहा है। उसके बाद में खाना वाना सब हो गया, खाना आने की सब चल रही है। यानी क्या हो रहा, हम लोग देखो एक साधारण होटल में जाओगे, बिल्कुल एकदम साधारण, जाओ कूपन लो और नाश्ता करो, वहाँ कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना कस्टमर को। आओ ये कॉस्ट है, ये लेके जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें वैसी सर्विस नहीं मिल रही, वो लग्जरी नहीं मिल रही है ना। अपन काय के लिए जा रहे हो उस होटल में? पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए जा रहे हैं, साधारण होटल में एकदम, है ना। और अपन अच्छे होटल में जा रहे हैं और वहाँ जाके खाना खा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा, सारी सुविधाएं आपको मिल रही और आप उसको पे करना चाह रहे हो उन सुविधाओं के लिए, उनका मजा लेना चाह रहे हो, अच्छे तरीके से खाना चाह रहे हो कुछ ना कुछ। तो हम लोग होटल में गए वो, तो हम लोगों को क्या होता था ना, पहले जीएसटी के पहले, भैया तुमने खाना खाए तो तुम लोगों ने खाना खाते खाते पूरा एयर कंडीशनड हॉल में बैठे थे, बढ़िया सोफे पे बैठ के तुम्हारा टेबल वेबल आ रहा और पूरा फोक्स आके तुम बढ़िया खा रहे हो, तो तुम लोग क्या कर रहे थे, लग्जरी का फायदा उठा रहे थे। तो जो भी सपोज मान के चलो तुम लोगों ने एक आइसक्रीम ऑर्डर की, ठीक है, तो आइसक्रीम तुम लोग अच्छे होटल में बैठ के एयर कंडीशन इसमें बैठ के बढ़िया से खा रहे थे, लग्जरी टैक्स लगेगा। अगर तुम्हारी 100 रुपीज की आइसक्रीम थी तो 100 रुपीज का जितना भी लग्जरी टैक्स मैं बोलता हूँ 5% होगा, तो 100 रुपीज का जो भी 5% होगा वो लग्जरी टैक्स तुमको भरना पड़ेगा। यानी तुम्हारी आइसक्रीम हो गई 105 रुपए की, अभी 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। अब क्या हो रहा है, जिस होटल में तुम बैठ के थे बड़ी सी स्क्रीन पे मैच दिखा रहे थे तुमको किसी टीम का, यानी तुम क्या उठा रहे हो, एंटरटेनमेंट का भी फायदा उठा रहे हो, है ना। ये मान के चलो स्क्रीन नहीं थी तो वहाँ पे एक बैंड परफॉर्म कर रहा था, मस्त गाने वगैरह गा रहे थे पुराने वाले, तो तुम लोग काय का फायदा उठा रहे हैं खाना खाने के साथ में, एंटरटेनमेंट। तो तुमको एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगेगा, वो भी समझो मान के चलो 5% है, तो 100 रुपीज का 5% यानी 5 रुपीज। अब कितने की होगी आइसक्रीम, वो 110 रुपए की।
ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो इसके साथ साथ हम लोग जो कोई अच्छा एखादा कोई बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हैं तो वो वैल्यू एडेड टैक्स वैट भी लेते हैं। यानी मान के चलो कि जो भी कंपनी की वो आइसक्रीम है वो कंपनी क्या ले रही है आपसे, वैल्यू एडेड टैक्स ले रही है, और वो वैल्यू एडेड टैक्स 10% है मान के चलो। तो 100 रुपीज का 10% कितना हो गया, 110 रुपीज। 100 रुपीज का 10% है ना 10 रुपीज। तो अब तुम्हारे आइसक्रीम की कीमत कितनी होगी, पहले से ही 110 रुपए थी, 5% इंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स 110 थी, और वैट भी लगा 100 रुपए का 10%, यानी 120 रुपए की आइसक्रीम पड़ गई। ये 3 टैक्स लगे थे। यानी क्या होता था, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस गवर्नमेंट इंप्रूव करती थी। फिर एखादी जगह बाढ़ आ गई तो वहां पे एखादा टैक्स घुसा दो। इसका मतलब क्या हो रहा था ना कि अब इसमें कालाबाजारी बहुत हो रही थी, टैक्स चोरी बहुत किया जा रहा था। अब वो कैसे चोरी किया जा रहा था, अब मान के चलो, अब ये देखो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाने का दुकान वाले को कितना फायदा था, और जीएसटी आने के बाद में वो ये सारी चीजें कर ही नहीं पा रहा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो वो क्या करता था, जो भी जिसका भी वो होटल वाला होगा, समझ मान के चलो, वो क्या करता था, जो कस्टमर को जो बिल देता था उसमें वो एंटरटेनमेंट टैक्स भी लेता था, लग्जरी टैक्स भी लेता था, सारी चीजें ले लेता था जो जो लग सकता होगा। बहुत ये यहाँ पे थोड़े से टैक्सेस दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट ने टैक्सेस बना के रखे थे, ठीक है। तो वो जो जो उसके रूल में बैठते होंगे, जैसा जिस टैक्स के रूल में इसकी दुकान आती होगी, जिस भी टैक्स के रूल में इसकी दुकान आती होगी, उस टैक्स को वो वसूलेगा, और वो वसूल करके गवर्नमेंट को देगा। और पे करने वाला टैक्स, पे करने वाला कौन, जो उस सर्विस का लाभ ले रहा हो। क्या वो दुकानदार टैक्स पे करेगा क्या, नहीं, जो उस सर्विस का लाभ ले रहा है उस दुकान वाले से, वो उसको पे करता है। कस्टमर हैव टू पे द टैक्स ऑलवेज। अब हो रहा क्या था, सपोज ये जो 3 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल वाला ये कैटेगरी में आता होगा, वो जो टैक्सेस उसके ऊपर में लेवी होते होंगे वो सारा अपने प्रोडक्ट्स पे लगा करके वो सारे टैक्स निकाल लेता था, ठीक है। अब इसमें कालाबाजारी कैसी होती थी, जो कस्टमर से वो बिल ले रहा उसमें सारी चीजें लगा करके लेता था, वो एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, सारी चीजें, है ना, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा के 120 रुपए आइसक्रीम के ले लिया। और जब अधिकारियों को वो बिल दिखाने की बारी आती थी तो वो एक दूसरा बिल बना लेता था, और वो बिल में क्या दिखाता था, हमारे इधर में टीवी तो है नहीं, बैंड वाले तो है नहीं, जो बैंड में गाना वगैरह गाते वो लोग है नहीं, तो वो क्या कर लेता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा ही नहीं था। यानी उसने आइसक्रीम लिया कितने की, कस्टमर ने 120 रुपए की, उसने ये एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाया था, लेकिन दुकान वाले ने जो अधिकारियों को बिल दिखाया वो कितने रुपए का दिखाया, उसमें से एंटरटेनमेंट टैक्स माइनस था ही नहीं एंटरटेनमेंट टैक्स। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने ऐसा दिखाया कि हम तो साधारण होटल है भाई, लग्जरियस होटल नहीं है, उसका भी टैक्स माइनस कर लिया उसने। यानी अधिकारियों को जो टैक्स बिल दिखाया वो 110 रुपए की आइसक्रीम बेचा हुआ दिखाया, और कस्टमर से कितने रुपए लिया, 120 रुपए। और ऐसे उल्लू बना के वो टैक्स के पैसे कई दुकान वाले या कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी इस प्रकार से टैक्स चोरी कर रहे थे, और इसीलिए देश को ज़्यादा टैक्स रिकवर हो नहीं पा रहा था। और हो रहा क्या था, जो बड़ा होते जा रहा वो ही बड़ा होते जा रहा है ना। एक बड़ा आदमी है वही 4-5 प्रकार की कारें लेता था, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी एक गाड़ी लेने के लिए आगे पीछे देखता था। तो फिर इसलिए हमारे देश में ये सोचा गया कि यार ये जो इतना टैक्सेस का कचरा है, जिससे टैक्स की चोरी भी भरपूर हो रही है, साथ ही साथ टैक्स देने वाले को भी नहीं समझ रहा है मैं ये प्रोडक्ट पे इतने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस कैसे कैसे दे रहा, और फिर इसलिए दुकानदार उनको बुद्धू भी बना देते थे, और दुकानदार को भी इन सारी टैक्सेस का कंफ्यूजन हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे देश में 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी लगेंगी, और ये सारे टैक्सेस को मिला करके भर दिया एक ही टैक्स में, एंड दैट वाज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स और सारे सर्विसेज को, सर्विसेज यानी सर्विस प्रोवाइड करना,
है ना। जैसे कि आप मान के चलो हॉस्पिटल में जा रहे सर्विस मिल रही है ना, मेडिसिन लेने जा रहे सर्विस मिल रही, लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए भेज रहे, ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज रहे, सर्विस मिल रही, वो सर्विसेज हो गई। सामान खरीद रहे, सोफा खरीद रहे, टीवी खरीद रहे, कोई खाने की चीज खरीद रहे, पिज्जा ऑर्डर कर रहे है ना, या कोई चीज मान के चलो कोई ब्रेड ले रहे, बिस्किट ले रहे, ये गुड्स खरीद रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया, और वो टैक्स कौन सा था, जीएसटी था। वो टैक्स कौन सा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे अप्लाई करना है, तो जो पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट है, उन पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट को गवर्नमेंट ने टुकड़े टुकड़ों के स्लैब्स में बांट दिया कि भाई ऐसी सारी चीजों की लिस्ट बनाई जिसके ऊपर में 0% टैक्स लगेगा। जैसे मिल्क है, मिल्क हर आदमी को लगता है यार, ऐसा नहीं कि सबसे लग्जरियस आदमी को ही लगता, जो सबसे बॉटमेस्ट लेवल का भी आदमी होगा, सबसे गरीब से भी गरीब, उसको भी मिल्क की जरूरत है। तो जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें है, खुली चीजें, उसके ऊपर में गवर्नमेंट ने ऐसे सारे चीजों के ऊपर में जो टैक्स लगाया जीएसटी, वो 0% लगा दिया। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी अगर हम लोगों को अब जाना है, हम लोगों को ये लेने के लिए क्या बोलेंगे अपन उसको, पनीर लेने के लिए जाना है, पैकेज पनीर, दिनशा कंपनी का या अमूल कंपनी का पनीर हम लोगों को लेने जाना है। खुला पनीर लेने जाओगे डेयरी में तो 0% टैक्स, लेकिन पैकेज यानी तुम लग्जरी का फायदा उठा रहे हैं, तुमको फिल्टर वाला चाहिए, तुमको ऐसा वैसा पनीर चाहिए, तो तुम लोगों को क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भर के लेना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो पैकेज होकर के आ रहे हैं, है ना, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसको पहले स्लैब में डाला, यानी 5% के स्लैब में, है ना। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर में बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, उसकी भी लिस्ट मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग इसमें कैटेगराइज कर दिया कि ये प्रोडक्ट है, तो ये तो लोगों की जरूरत है यार में, यानी अगर अपन चावल लेने जा रहे हैं दुकान में, तो ये तो प्राइम जरूरत है लोगों की, तो चावल ग्रेन्स वगैरह पे 0% टैक्स रखा, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे कि यार नहीं, मेरे को वो पिज्जा बेस चाहिए, पिज्जा का जो बेस आता है ना जिसके ऊपर में, अब ये क्या हो गया, लग्जरी चीज होगी थोड़ी सी, तो इसको 5% के स्लैब में डाल दिया। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो 0% के स्लैब में गए, कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो 0% के स्लैब में गए, फिर और ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ गुड्स या सर्विसेज थी वो बाद के स्लैब में गए 5% के, फिर और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो 12% के स्लैब में गई, कुछ और गुड्स एंड सर्विसेज थी वो 18% के स्लैब में गई, कुछ और गुड्स एंड सर्विसेज थी जो 28% के स्लैब में गई। ऐसे अलग अलग स्लैब्स बनाए गवर्नमेंट ने, और वहां पर सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट डाल दी कि 0% टैक्स किस पे लगेगा, 0% यानी टैक्स ही नहीं देना, 5% टैक्स कौन से प्रोडक्ट्स पे लगेगा। तो क्या हो गया, ये अलग अलग प्रकार के टैक्सेस का प्रॉब्लम रहा क्या दिमाग में, यानी जो लॉपिंग हो रही थी इसकी किसकी, ये अलग अलग जो हमारा जो ये हो रहा जीएसटी लग रहा है, यानी अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लग रहे, उसका कंफ्यूजन रहा क्या कस्टमर को भी और बेचने वाले को भी, बिल्कुल नहीं रहा। उसे कस्टमर को क्या करना था, एक ही टैक्स देना था जो था जीएसटी, है ना, और वसूलने वाले को यानी सेलर को जो बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, उसको भी क्या करना था, एक टैक्स वसूलना था, और वो वसूल के गवर्नमेंट को देना था, है ना। तो इसीलिए ये जो जीएसटी रहा, ये बहुत मैं तो बोलूँगा रेवोल्यूशनरी डिसीजन टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, रेवोल्यूशनरी डिसीजन उन्होंने लिया, और रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया ये कि हमारे देश में एक ही प्रकार का टैक्स रहेगा, वो रहेगा जीएसटी। कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के एक प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगेंगे, एक ही टैक्स लगेगा और वो लगेगा जीएसटी, सीधा सीधा, और उसका फायदा भी भरपूर हो रहा है हमारे देश को। अभी अब मैंने बताया था आप लोगों को जीएसटी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, वो होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी के 2 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे, जिसका एक भाग का जो भी पैसा बनता होगा वो टैक्स का,
वो टैक्स जाएगा पूरा, टैक्स के रूप में जो पैसा जाएगा वो जाएगा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बचा हुआ आधा पार्ट रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स वसूला है, वो वसूले वाला जो जीएसटी जो है उसका आधा जो भाग है वो रहेगा किसको, एसजीएसटी को। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो हम लोग किसे पे करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों के? आप लोग इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाएंगे आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जीएसटी क्या है वो देख लिए। पूरे देश में अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगते थे, उसको हटा करके गवर्नमेंट ने सीधा वन नेशन वन टैक्स, एक ही कोई भी प्रोडक्ट है तो उस पर एक ही टैक्स लगेगा, वो रहेगा जीएसटी। और क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, सारे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। जो भी ग्रुप में वो प्रोडक्ट रहेगा, वो ग्रुप के प्रोडक्ट के ऊपर में कितने रुपए जीएसटी है वो पता कर लो, और उस प्रोडक्ट के कॉस्ट पर उतने रुपए जीएसटी लगा दो। यानी क्या कर दिया, सारे प्रोडक्ट्स और सारे सर्विसेज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, और हर ग्रुप के लिए इतना परसेंट टैक्स है ये स्पेसिफाई कर देती है गवर्नमेंट कि इस ग्रुप के प्रोडक्ट के ऊपर में आप लोग इतना परसेंट टैक्स लोगे। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो जिस भी ग्रुप में बैठता हूँ उस ग्रुप के हिसाब से हमको क्या देखना है, उस ग्रुप के ऊपर में कितना टैक्स है, उस प्रोडक्ट के ऊपर में उस ग्रुप के उतना, उसके कॉस्ट के ऊपर में, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर में उतनी टैक्स लगा दो और टैक्स पता कर लो कितना आएगा। ऐसा कर दिया। अब हम लोगों को शुरुआत कैसे करके दी हुई है इस लेसन की। इस लेसन में जैसा अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट आगे वाले को बेच रहे हैं तो उसको टैक्स सहित बिल बना करके देते हैं, टैक्स इनवॉइस बना के देते हैं। टैक्स इनवॉइस यानी द बिल विच शोज टैक्स एंड ऑल द जो भी तुम लोगों ने पैसा दुकान वाले को दिया है वो सारा डिटेल्स आप लोगों के उसके टैक्स इनवॉइस में होता है, बिल में होता है ना। तो बिलिंग हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पढ़ाई गई है कि बिलिंग कैसी करने की। दो प्रकार के बिल्स होते हैं। पहला बिल रहेगा इसका, किसका, जिसमें हम लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स यानी कोई प्रोडक्ट बेचना है, गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स का बिल अलग तरीके से बनता है। और जब हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, जब हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस का थोड़ा सा बिल अलग प्रकार से होता है। ठीक है, अब वो मैं पहला जो बिल दिया है आप लोगों को ये प्रोडक्ट सेल का है, गुड्स बेचने का है, गुड्स सेलिंग का है। तो देखते हैं इसमें ये गुड्स सेलिंग वाला बिल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर में हेडिंग डालनी होती है टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज, है ना, या फिर सर्विस का रहेगा तो टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस। यहाँ हम क्या कर रहा है, गुड परचेस कर रहा है। अगर आगे वाला कोई व्यक्ति परचेस कर रहा है तो दुकान वाला क्या करके देगा, उसको गुड्स परचेस का बिल बना के देगा। ठीक है, तो अपन हेडिंग में लिखेंगे टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेस, जो कि एक सैंपल हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर जो ऊपर की जो रीजन होता है उस रीजन में सारी वो दुकान की डिटेल्स डालना कंपलसरी होता है, बिल नंबर, बिल का डेट, ठीक है, और बाकी की भी चीजें। देखो नीचे में हम लोग डाल देते हैं जीएसटी इनवॉइस, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर। जैसा इसके दुकान वाले ने, ये दुकान वाले ने, A to Z स्वीट मार्ट वाले ने उसकी कोडिंग कैसी की है, GST/110, यानी जीएसटी के तहत बनाया गया उसके दुकान का 110वां बिल, जीएसटी के तहत बनाया गया उसके दुकान का 110वां बिल है। जरूरी नहीं है यहाँ जीएसटी होना, डायरेक्ट नंबरिंग भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी कर सकते हो। ऊपर में होता है दुकान का नाम, दुकान का नाम यानी सप्लायर कौन है भाई, जो ये गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो कौन है, A to Z स्ट्रीट मार्ट। फिर उसने एड्रेस, दुकान का नाम, फिर दूसरे लाइन में एड्रेस, तीसरे लाइन में मोबाइल नंबर और ईमेल। ऐसा तुमको पूरा पहले लाइन में एड्रेस, दूसरे लाइन में तुम्हारी पहले लाइन में नाम, दूसरे लाइन में एड्रेस वगैरह, तीसरे लाइन में मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह। ठीक है, ये हो गया हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, सप्लायर कौन है, दुकान का नाम डालना। ठीक है, उसके बाद में उसके नीचे क्या आ गई, इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर, कौन से नंबर का बिल है भाई। उसके साथ साथ अब मैं राइट साइड में जाता हूं तो यहाँ है जीएसटी इन, जीएसटी इन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर।
ये जो दुकान वाला है इसने क्या किया है, खुद को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर किया है, खुद को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर किया है उसने। तो वो सप्लायर जो भी ये सप्लाई कर रहा है वो खुद जीएसटी के अंतर्गत उसने क्या किया है, खुद को रजिस्टर करवाया। तो रजिस्टर करने पर उसे मिलता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक यानी इसके जैसा आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी और दूसरे जीएसटी वाले का नहीं रहेगा, इसका खुद का अपना इस दुकान वाले का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आईएन यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कुल मिला के 15 डिजिट का नंबर होता है, 15 डिजिट्स का 15 डिजिट्स का नंबर होता है। इसके ऊपर में भी मैं बाद में डिटेल में जाता हूँ कैसे होता है ये नंबर सारा। यहाँ पर आई हुई हर टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बिल में, ठीक है। और उस जीएसटी इनके नीचे दी हुई है इनवॉइस डेट, कितने तारीख का ये बिल है, 31 जुलाई 2017 लिखा गया 31 जुलाई 2017 का ये बिल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऊपर में तो यही रहेगा, आप लोग एक चीज दिमाग में बैठा लो, ऊपर में ये 4 चीजें आपकी आनी चाहिए टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेस के डालने के बाद में। दुकान का नाम, उस दुकान वाले का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर। आप लोग बिल नंबर भी लिख सकते हैं, आपको इनवॉइस नंबर नहीं लिखना है तो बिल नंबर, जो भी नंबर का बिल रहेगा वो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये नंबर है बिल का, इनवॉइस नंबर ये है जो दिया है। दुकान का नाम दिया रहा बिल क्वेश्चन में तो वही दुकान का नाम डालना पड़ेगा, और इनवॉइस डेट। अब ये चारों चीजें आगे पीछे हो सकती है, आप इनवॉइस नंबर ऊपर डाल सकते हो, सप्लायर का नाम, दुकान का नाम नीचे डाल सकते हो, उसके बाद में जीएसटी नीचे डाल सकते हो, इनवॉइस डेट ऊपर डाल सकते हो, कुछ अल्टी पल्टी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चारों चीजें वहां दिखनी चाहिए, ये चारों चीजें दिखनी चाहिए, ये जरूरी है। सीक्वेंस कोई भी कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या दिया है, यहाँ पर अब पूरा बिल का पूरा डाटा दिया हुआ है। पहला तो रहेगा सीरियल नंबर, जितने प्रोडक्ट की खरीदी हुई है, जैसे ये जो बिल अपने को एक डेमो के लिए दिया हुआ है, इसमें 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है। सीरियल नंबर 5 प्रोडक्ट उसने खरीदा, इसलिए 5 तक की अपन ने लिमिट कर दी। उसके बाद में है HSN कोड। HSN कोड क्या है ना, हर एक दुकान वाला अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बिल्स बनाता है। अब वो क्या करता है, अपने हर एक प्रोडक्ट को कोडिंग देके रखता है, उसके दुकान के हर एक प्रोडक्ट की कोडिंग रहती, कोड नाम रहता, कोडिंग कोड वर्ड्स रहते हर एक प्रोडक्ट के, वो है HSN कोड, जिसे हम HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड यानी हार्मोनी यानी एक ऑर्डर में, एक फिक्स रूल के हिसाब से एक ऑर्डर में हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नेम करना, नेम देना। यानी क्या है, HSN कोड यानी एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करता हुआ, उसके दुकान के रूल को फॉलो करता हुआ किया गया नाम, जो प्रोडक्ट्स के नाम है उनको करी गई कोडिंग। हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग अलग कोड रहेगा, हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग अलग HSN कोड रहेगा। वो दुकान वाले पे डिपेंड करता कि उसने कोडिंग कैसा किया। कोई दुकान वाला कैसे करता, 1110 1111 1112 1113 1199 1119 100 111 ऐसी कोडिंग करता। वो दुकान की उसने क्या बनाया, एक रूल को फॉलो करते हुए कोड्स बनाया, हर प्रोडक्ट का एक कोड बनाया। तो जैसा देखो पहला जो प्रोडक्ट है पेड़े का कोड है 210690, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पर पेड़े टाइप किया, यहाँ अपने आप उसका क्या हो जाएगा, HSN कोड भर जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब उसने जैसे पेड़े डाला तो अपने आप वो HSN कोड ले लेगा। ये कोड लेने की वजह से अपने आप उसने जो भी रेट डाल के रखा होगा, वो रेट देखो, पेड़े का रेट कितना है 400 रुपए पर केजी, यानी 1 किलो पेड़े चाहिए तो 400 रुपए पे करना पड़ेगा। अब वो जो भी व्यक्ति होगा जिसने वो बिल यानी जिसने भी वो पेड़े खरीदे, उसने कितने ग्राम पेड़े खरीदे, 500 ग्राम पेड़े खरीदे, यानी आधा केजी पेड़े खरीदे, 400 रुपए पूरे 1 केजी पेड़े।
और 500 ग्राम पेड़े के कितने रुपए लगेंगे? फिर आधा केजी खरीदा ना, पूरे 1 केजी के 400, आधा केजी के 200 रुपीज। अब पेड़े ये जो है ये मिल्क प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क, ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट पे 0% टैक्स है, लेकिन पेड़े खाने वाला कोई ना कोई खुशी सब अच्छी स्थिति वाला ही व्यक्ति रहता ना, पेड़े। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग पेड़े को 5% के ग्रुप में रखे, 5% के स्लैब में। पेड़े को गवर्नमेंट ने कौन से स्लैब में रखा? 5% के स्लैब में रखा। तो देखो 500 ग्राम पेड़े 200 रुपए के हो गए, वो होगी टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट क्यों? कितने इस पे टैक्स लगेगा? टैक्सेबल अमाउंट यानी कितने रुपए पे टैक्स लगेगा। कितने रुपए के होंगे? 400 रुपए पर केजी पेड़े है, 500 ग्राम आधा किलो खरीदा है, 200 रुपए हो गए पेड़े की कॉस्ट। पेड़े यानी पेड़े की कॉस्ट यानी टैक्सेबल अमाउंट। अब वो दुकानदार क्या खुद के जेब से टैक्स भरेगा क्या? नहीं, कस्टमर से लेगा, तो फिर वो लगाएगा जीएसटी। अब मैंने बोला कि पेड़े को कौन से स्लैब में रखा गवर्नमेंट ने? 5% टैक्स लेने वाले, 5% जीएसटी लेने वाले स्लैब में। तो 5% के 2 टुकड़े करो, 2.5% पैसा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 2.5% पैसा किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। देखो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो रेट कितना है सीजीएसटी का? सीजीएसटी का पूरा मिला के 5% मैंने बोला, 2.5%, 2.5% जीएसटी लग रहा है, यानी 200 रुपीज का 2.5%। देखो मैं निकालता हूँ, 200 रुपीज का 2.5% यानी 200, 2.5 अपॉन 100। ये देखो 2 into 2.5 कितना आया? 5.0, यानी 200 रुपए का 2.5% कितना हो गया? रुपीज 5.0। ये हो गया 5.0 रुपीज, 5.00 रुपीज। अब एसजीएसटी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने बोले ना दोनों हाफ हाफ होते हैं, सेम होते हैं। जो सीजीएसटी है वही एसजीएसटी, यानी 200 रुपीज का 2.5%, 200 रुपीज का 2.5% भी कितना होगा? 5 रुपीज। 200 प्लस 5 प्लस 5 यानी 210.00 रुपीज हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट लिया उसने चॉकलेट। चॉकलेट होती है 80 रुपए की, यानी एक चॉकलेट लेना है आपको तो 80 रुपए लगेंगे। उसने एक बार लिया यानी टैक्सेबल अमाउंट है ना 80 रुपए ही टोटल लगेगी। अब चॉकलेट खा रहा व्यक्ति, तो चॉकलेट तो भैया अच्छा व्यक्ति खाएगा, तो चॉकलेट को जो स्लैब दिया गवर्नमेंट ने वो 14% का स्लैब दिया। कौन से? 28% का। जो लग्जरियस आदमी है, देखो एक बहुत गरीब आदमी है जो रोज कहीं पर मजूरी करने जा रहा है, वो बड़ी बड़ी हाई क्वालिटी चॉकलेट अफोर्ड करता क्या? कौन अफोर्ड करते? जो उसको लेकर के खा सकते, जो टैक्स पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने चॉकलेट को रख दिया 28% के स्लैब में, 28% का स्लैब, 28% के स्लैब में डाल दिया चॉकलेट को। किसने? गवर्नमेंट ने। तो 14% लगा सीजीएसटी और 14% लगा एसजीएसटी, 14%, 28 का आधा आधा। तो हम लोग निकालेंगे 80 का 28%, 80 रुपीज का 14%, यानी 80 into 14 upon 100, 110 कैंसल, 8 into 14 upon 10, 8 4 32, 3 कैरी 8 1 8, और ये हो गया 3 यानी 11, 11 upon 2 यानी 11.2, यानी कितने रुपए हो गया वो? 11.20 रुपीज, 11.20 रुपीज का सीजीएसटी। उतना ही क्या आएगा? 11.20 रुपीज का एसजीएसटी। देखो 11 प्लस 11 22, 22.20 भी इधर में, ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 22.40 पैसे। 80 प्लस 22.40 पैसे यानी 102.40 पैसे, 102.40 पैसे, ये आएगा 102.40 पैसे। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को प्रोडक्ट दिया रहेगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट दी रहेगी, आपको कैलकुलेट क्या करते जाना पड़ेगा? टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट पर से जीएसटी, इसमें मैंने जीएसटी निकालने की प्रैक्टिस दे रहा, ठीक है। उसके बाद में आइसक्रीम है, आइसक्रीम 200 रुपए का पर
पर पैक होता है, यानी एक पैक खरीदना आइसक्रीम का तो 200 रुपए लगेंगे। उसने कितना पैक खरीदा कस्टमर ने? 1 पैक, तो 200 रुपए ही टैक्सेबल वैल्यू हुई। अब उसमें 9% टैक्स है, 9%, तो 200 रुपए का 9% यानी 200 इंटू 9/100, यानी 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18 रुपीज। कितने रुपए? 18 रुपए। तो ये हो गया 18, ये भी हो गया 18, हो गया 18 रुपए। 18 प्लस 18 कितना होता है? 36, यानी 236 रुपीज का हम लोगों ने क्या ले लिए? आइसक्रीम ले लिए। चलो बाकी के अभी तुम लोगों के ध्यान में आ गए होंगे, तो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक पर से भर देता हूँ। कितना है उसका? बाकी इसका जो आइसक्रीम के बाद में जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर में 0% टैक्स है, तो 0 ही रुपए लगेंगे, तो वो 35 रुपीज की होंगी। और उसके बाद में बटर 500 250 ग्राम 125, इसका कितना दिया है? 7.5 रुपए आएगा। 7.50 14 और 1 15 यानी 140 रुपीज आएगा इसका। ये 125 प्लस 7.5 प्लस 7.50 यानी 140 रुपीज आ जाएगा। अब देखो ये टोटल टैक्स करो कितना आता था? ये आएगा 0 2 5, ये हो गया 0 5 प्लस 2 7 7 प्लस 8 15 16 और 5 16 और 5 21 2 कैरी 2 प्लस 1 3 4 यानी हो गया 41.70। वैसे इसका भी एडिशन हो जाएगा 41.70। अब करो ये टोटल एडिशन, ये टोटल एडिशन करो, कितना आएगा? 4 और इसका आएगा 3 723.40, इसका पूरे इसका एडिशन, यानी पूरा टोटल उसने कितने रुपए पे किया प्रोडक्ट का? 723.40 रुपीज, 723.40 रुपीज। इस वे में आप लोगों को बिलिंग करना है, बिल बनाना है। आप लोगों को मैंने क्या क्या चीजें सिखाई यहाँ से, कि पहले ऊपर में हेडिंग जो दुकान का नाम है, फिर जीएसटी, ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब ये बिल आप लोगों को बनाना है खुद से। बिल बनाने के बाद में आप लोगों को ये बिल के नीचे में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले आप लोग लिखोगे HSN कोड क्या होता है? HSN कोड क्या होता है? हार्मोनाइज्ड let me check. Here it is said, harmonized system of nomenclature, जिसमें मैंने बताया तुम लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाली बता के ही रखा हूं मैंने तुम लोगों को। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? क्या है? हार्मोनाइज्ड यानी H, सिस्टम यानी S और N यानी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी नहीं, हार्मोनाइज्ड यानी एक ऑर्डर में, पेयर में, ठीक है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है। उसके बाद में मैंने CGST का मतलब बताया ही था आप लोगों को। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बिल के नीचे लिखना है ये सारी चीजें। SGST स्टेट गुड्स एंड, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, एक लाइन छोड़ के। और उसके बाद में क्या है? HSN कोड के बाद में CGST SGST हो गया GST इन। इधर ध्यान रखो, GST इन क्या होता है? देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का क्या हुआ? देखो, कोई भी दुकानदार है जिसका टर्नओवर पूरे साल भर का, जो भी दुकानदार है जिसका पूरा साल भर का टर्नओवर यानी बिजनेस, लेना देना, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, लेना देना बिजनेस की बात कर रहा, 20 लाख रुपीस के ऊपर जाता है, 20 लाख रुपीस का लेन देन के ऊपर जाता है, बिजनेस 20 लाख रुपीस के ऊपर जाता है, तो ऐसे दुकानदारों को आप लोगों उनको जरूरी हो गया है, ऐसे बिजनेसमैन को जरूरी हो गया है अपना जीएसटी निकालना, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ढूंढ के निकालना। ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया है, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया है, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आप लोग क्या करो ना, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। उसके नीचे में आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। फिर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की और आपको आगे डिटेल देता हूँ, आप करो इसका स्क्रीनशॉट। जब ये देखो स्टूडेंट, ये जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 15 डिजिट का पूरा नंबर होता है। इस 15 डिजिट में जो पहले दो नंबर्स होते हैं, पहले दो डिजिट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें स्टेट कोड। स्टेट कोड 27 इज फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अगर कोई कंपनी होगा तो उसके लिए, उस कंपनी के जीएसटी इनके लिए हर बार आपको 27 ही मिलेगा, क्योंकि जो ऑफिसर्स है, जो सिस्टम है, उन्हें पता करना है ये कंपनी कौन से स्टेट की है, तो पहले दो डिजिट बता देते हैं। कोई स्टेट के लिए 04 होगा, कोई स्टेट के लिए 41 होगा, कोई स्टेट के लिए 37 होगा। हर एक स्टेट के जो पहले जो दो, कोई भी जीएसटी इनके जो पहले दो नंबर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो होता है स्टेट कोड, ठीक है। महाराष्ट्र का अगर कंपनी है तो स्टेट कोड 27 रहेगा। देखो अपन बिल कर रहे थे तो मुंबई की कंपनी थी वो, इसलिए वहां पर स्टेट कोड क्या है 27, है ना। अब ये जो 27 के बाद का जो 10 आंकड़े हैं फ्रॉम ए टू एच, ये होता है पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर ऑफ द फर्म यानी ऑफ द कंपनी, 10 डिजिट नंबर। कितने डिजिट वाला नंबर होता है? 10 डिजिट वाला नंबर, 10 डिजिट होते हैं। नहीं, यहां लिख दिया क्या मैंने, ये इसके लिए है, पैन कार्ड, ये 10 डिजिट, ये इसके लिए पैन नंबर बोलो इसको, पैन कार्ड नंबर बोलो या पैन नंबर बोलो, ऑफ फर्म। फर्म यानी होता है कंपनी, और ये 10 डिजिट नंबर होता है, 10 डिजिट। उसके बाद में जो ये 1 है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट फॉर 1 रजिस्ट्रेशन। अगर इसी नंबर पर ये जीएसटी पर 2 कंपनियों को रजिस्टर किया होता उस व्यक्ति ने, जिसने भी ये बनाया है, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या होता? 2 आया होता। 3 शॉप्स को या 3 दुकानों को या 3 कंपनियों को रजिस्टर किया होता तो वहां पे आया रहता 3। 1 यानी एक ही दुकान है, और Z है बाय डिफॉल्ट। Z जो आता है वो बाय डिफॉल्ट आता है, सभी के लिए सेम है, सेम फॉर ऑल, सभी के लिए वहां पर Z मिलेगा। और जो लास्ट में डिजिट है 5, द लास्ट डिजिट is the चेक कोड, इसे हम लोग बोलते हैं चेक कोड, which can be a digit और अल्फाबेट। ये डिजिट भी रह सकता है और अल्फाबेट, वो हर एक के लिए अलग अलग रहता। लास्ट डिजिट है वो
लास्ट डिजिट कुछ भी रह सकता, एक डिजिट भी रह सकता या तो फिर अल्फाबेट भी रह सकता। ऐसा ये 15 नंबर का जो है 15 डिजिट्स का ये बनता है जीएसटी, जिसके पहले 2 नंबर क्या होते हैं स्टेट कोड, फिर आखिरी के बीच में ये 10 नंबर्स क्या होते हैं स्टेट कोड के बाद वाले 10 डिजिट्स 10 प्लेसेस पे क्या होता है पैन कार्ड नंबर ऑफ द फॉर्म। उसके बाद में आता है जो नंबर आता है, जो डिजिट आता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कितने रजिस्ट्रेशन उसने किया। उसके बाद में जो डिजिट आता है जेड, वो सभी जीएसटी नंबरों में सेम है डिफॉल्ट। और फिर 5 जो आता है वो है चेक कोड, वो वैलिडिटी बताता है कि ये जीएसटी नंबर कितने दिनों तक के, कितने सालों तक के वैलिड रहेगा। ठीक है, वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है अल्फाबेट भी हो सकता है वो, या फिर डिजिट भी हो सकता है। ये जो दुकानदार था ये A to Z स्वीट मार्ट वाला, इसके लिए वो 5 जनरेट हुआ, अपने आप जनरेट होता वो नंबर। ठीक है, तो ये रहता उस बिल में। अब ये था हमारे लिए गुड्स बेचने वाला, यानी यहाँ पर हम लोग गुड्स बेच रहे थे। यही अगर मैं सर्विस प्रोवाइड की बात करूँ तो एक आधा रेस्टोरेंट का बिल आएगा तो क्या होगा, पहला कॉलम वही ऊपर में वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेस नहीं होगा, टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हो जाएगा। वो आपको बनाना है, टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 83 पे, बनाना आपको है घर पे। ठीक है, फिर हेडिंग डालने के बाद में पहले आएगा दुकान का नाम, दुकान के नाम के बिल्कुल राइट कॉर्नर में जीएसटी इन डाल देने का। जीएसटी इन कैसे डालने का आपको पता है, अभी पहले 2 डिजिट यानी स्टेट कोड 27 या 40 जो भी डालना है वो, फिर 10 आंकड़े यानी ABCD E 1 2 3 4 कुछ भी 1 2 3 4 F कर देने का, 1 2 3 4 F कुछ भी कर सकते तुम्हारे ऊपर में। फिर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने दिखाना है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहा तो क्वेश्चन का ही डालना पड़ता, जीएसटी इन डालो। फिर नीचे में क्या रहेगा बिल नंबर, या बिल नंबर के अलावा क्या लिखा रहता इनवॉइस नंबर या इनवॉइस डेट डाल दिए। फिर पहला कॉलम आता सीरियल नंबर का, और जब अपन सर्विस प्रोवाइड करते रहते तो वहां HSN कोड नहीं आता, वहां आता है SAC। SAC का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। SAC का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड। SAC का क्या मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड। वहां पर SAC कोड लिखना पड़ता है हमको, SAC लिखना पड़ता है हमको, किसमें जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहां HSN नहीं डालना है, वहां जो SHN का कॉलम है वहां क्या आएगा SAC आएगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, फिर सर्विस अकाउंटिंग कोड के बाद में आता है सर्विस फूड आइटम। अगर दुकान खाने की है तो फूड आइटम की सर्विस देंगे, है ना। अगर अपन हार्डवेयर में जा रहे हैं तो हार्डवेयर में भी गुड्स हो गया। अगर हम लोग मेडिकल शॉप में जा रहे हैं, मेडिसिन तो वहां क्या रहेगा मेडिसिन लिखा रहेगा, मेडिसिन। ठीक है, क्यों जो भी प्रोडक्ट है, या फिर आप लोग कुछ भी डालो, जैसा पहला आपने सीरियल नंबर, दूसरा SAC डाल दिए, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, ये भी यूनिक रहता है, वो दुकानदार खुद बनाता है अपना सर्विस अकाउंटिंग कोड, एक कोडिंग बनाता 2601 2602 2699 26100 26101 26102 ऐसा अपने हिसाब से बनाता है कोडिंग, उसके ऊपर में उसको कोडिंग कैसे बनाना है। फिर आता है कोडिंग SAC कोड के बाद में प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस। अगर कोई खाने की प्रोडक्ट की सर्विस दे रहा तो फूड आइटम लिखना पड़ेगा, है ना। फिर अगर मोबाइल की दुकान में मोबाइल लेने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या रहेगा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल के बाद में क्वांटिटी यानी फूड आइटम है, आपके बुक में 83 में दिया है नाश्ते का, वो दुकान में गया, वो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में गया तो उसने फूड आइटम दिया है। फूड आइटम के बाद में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप लोगों ने ली है उसकी। क्वांटिटी के बाद में आएगा रेट, कि भाई एक इसका रेट कितना है, एक आइटम का रेट कितना है। फिर उसने कितनी क्वांटिटी लिया था उससे मल्टीप्लाई होके बनेगी उसकी टैक्सेबल वैल्यू। जैसे उसने देखो कॉफी लिया एक, क्वांटिटी एक है, कॉफी की कॉस्ट कितनी है 20 रुपए, तो 1 × 20 करो, 20 रुपए की उसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद में वहीं देखो मसाला डोसा लिया उसने, मसाला डोसा 2 लिया,
रेट क्या है उसका मसाले डोसा का 60 रुपीज़, तो टैक्सेबल वैल्यू देखो 120 हो गई, 120, 2 इंटू 60 120, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना। देखो 60 रुपए रेट है मसाला डोसा का, क्वांटिटी कितनी लिया 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 होगा, वो खाली बॉक्स में 120 आएगा वहां के। ठीक है, सारी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। फिर अब हमको मालूम रहना होना जीएसटी कितना लगता, जीएसटी कितना लगता। अब जीएसटी कितना लगता वो पता करना है हमको, तो वहां पर कुछ खाली बॉक्सेस है, उस पर से अंदाजा लग ही जाएगा। वैसे कॉफी पे जो जीएसटी है वो 2.5%, 2.5% है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉफी को रखा है 5% के स्लैब में, तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। ठीक है, वैसे ही मसाला टी को भी 5% के ही दायरे में रखा है, 5% के दायरे में, तो 2.5%, 2.5% इसका आएगा, किसका, सीजीएसटी का, 2.5% एसजीएसटी का आएगा। वैसे ही हमारा मसाला डोसा है वो भी 5% के स्लैब में है, मसाला डोसा भी 5% के स्लैब में है, तो 2.5% इसका रहेगा, 2.5% उसका रहेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का बंटवारा हो जाएगा। आराधन में फिर आप लोग पूरा कैलकुलेट करके टोटल निकालोगे, टोटल बिल जो कॉस्ट रेट रहेगा, रेट प्लस जीएसटी ऐड होगी उसमें, पूरी जीएसटी इसका प्लस होगा। आराधन में सिर्फ वहाँ पे बदला क्या है, बदला है सिर्फ एचएसएन कोड के जगह पर सर्विस देते वक्त क्या आ गया, सर्विस अकाउंटिंग कोड आ गया। जब आप ये पूरा बिल बनाओगे ना, ये बिल बनाने के बाद में आपको नीचे में स्टार बना के लिखना है एसएसी इज इक्वल्स टू सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्या है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे में जो तुम लोगों को जानकारी दी हुई है वो देखेंगे हम लोग बाद में।